2 दिन बाद मैं फिर सुजाता के साथ लाइब्रेरी गया और काउंटर की अक़बी दर्ज का जायजा लेता रहा। दूसरी तरफ मुझे पोशाली के बारे में भी सख्त तशवीश थी। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि उस पर क्या क़यामत बीत रही है। वो कहाँ है? यकीनन उसे सख्त जिस्मानी अजियत दी जा रही होगी ताकि उसकी ज़बान खुलवाई जा सके। बाद में उसने मुझे जो वाक़यात सुनाए उनके मुताबिक पहले रोज़ किले की रेजिमेंटल क्वार्टर गार्ड में कर्नल भल्ला और सिख ब्रिगेडियर ने उससे थोड़ी बहुत पूछगिछ की। मिस्टर तिवाड़ी से उसकी मुलाकात भी यहीं हुई थी। उसके सवालों के जवाब में पोशाली वही बयान दोहराती रही जो वो पहले दे चुकी थी। वो मुतालबा करती रही कि मुझे ईरानी सफ़ीर से मिलाया जाए, लेकिन उसके बयान पर किसी ने एतबार न किया। उसी रात पोशाली को एक बंद गाड़ी में बिठाकर पुराने किले के ज़ेर ज़मीन फौजी अकूबत खाने पहुंचा दिया गया। 2 दिन तक तो कोई ऑफिसर उससे पूछगिछ के लिए न आया। सुबह शाम आहनी सलाखों में से पोशाली को 2 बासी रोटियां और दाल दे दी जाती। अलबत्ता तीसरे दिन एक भारतीय कैप्टन हाथ में बेद की छोटी सी छड़ी लिए तहखाने में आया और अपनी हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारते हुए पोशाली को गौर से देखने लगा, जो कंबल लिए दीवार से टेक लगाए बैठी थी। कैप्टन ने बड़े खुशगवार और हमदर्दी भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। मेरा नाम कैप्टन कृष्णकांत है। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, मगर तुम्हारे भोलेपन से फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने तुम्हें वरगला कर किले में भेजा था। अगर तुम हमें उन लोगों के बारे में बता दो कि वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इसी वक्त आज़ाद कर दिया जाएगा। पोशाली ने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे किसी ने किले में नहीं भेजा। मैं खुद वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे कुछ पिला दिया और मैं बेहोश हो गई। कैप्टन कृष्णकांत ने पोशाली के करीब बैठकर बेद की छड़ी से उसकी ठोड़ी पर हल्का सा टहूका दिया। बोला, मैं इसलिए अकेला आया हूँ कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। जब तुम बेगुनाह हो तो गलत बयानी से क्यों काम ले रही हो? तुम उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता देती? उन्होंने तुम्हारे भोलपन का नाजायज फायदा उठाया है। पोशाली ने कहा, ये गलत है कैप्टन, मुझे किसी ने वहाँ नहीं भेजा। मैं बेकसूर हूँ। मुझे ईरानी सफ़ीर से मिलाया जाए, नहीं तो मैं यहाँ से निकलकर भारतीय हुकूमत के खिलाफ प्रेस के जरिए शदीद एहतजाज करूंगी। कैप्टन कृष्णकांत उठ खड़ा हुआ। उसने बाजू से पकड़कर पोशाली को भी उठा लिया। बोला, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने अपने बारे में खुद ही फैसला कर दिया है। वो वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर उसे मुखातिब किया। इसके बावजूद मैं तुम्हें आज के दिन की मोहलत देता हूँ। शाम को फिर आऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच समझ लो और ये मत भूलना कि ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। कैप्टन कृष्णकांत चला गया। पोशाली ने मुझे बताया कि उसके जाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि आज का दिन खत्म होने के बाद मुझ पर जिस्मानी अजियत का एक हौलनाक बाब खुल जाएगा। वो लोग पोशाली को बख्शने वाले नहीं थे। अगरचे उनके पास पोशाली के पाकिस्तानी जासूसा होने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन था कि तशद्दुद के जरिए पोशाली से इकरार जुर्म करवाया जा सकता है और वो अपने साथी एजेंटों का नाम बता देगी। पोशाली ने वो वक्त बड़ी शदीद ज़हनी परेशानी में गुजारा। उसने बड़ी मुश्किल से महज जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए बासी रोटी और बदजायका दाल के चलने वाले खाए और अपने जल्लादों का इंतजार करने लगी। शाम के बाद वही कैप्टन दोबारा आ गया। बोला, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। हाई कमांड से मैंने अपनी जाती कोशिशों से तुम्हारी रिहाई की मंजूरी ले ली है। बस सिर्फ तुम मुझे उन लोगों में से किसी एक का नाम बता दो जिन्होंने तुम्हें किले में खुफिया दस्तावेजात उड़ाने के लिए भेजा था। लेकिन कैप्टन के बेहद इसरार और रिहाई की खुशखबरी के बावजूद पोशाली अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। कैप्टन कुछ कहे बगैर उठकर वहां से चला गया। अभी उसे गए बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि 2 फौजी नमूदार हुए और पोशाली को एक ऐसे तहखाने में ले गए जहां फर्श पर बिछे बिस्तर के पास लकड़ी के 2 स्टूल पड़े थे। पोशाली को उस तहखाने में छोड़कर दोनों वापस चले गए। 2 मिनट बाद तहखाने का दरवाजा खुला और लंगोट बांधे 2 भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपने स्याह जिस्मों पर तेल की मालिश कर रखी थी। एक हाथ में रस्सी भी थी। अंदर आते ही एक ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और दूसरे ने पोशाली को दबोचकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ रस्सी से पुश्त पर बांध दिए। फिर दोनों दरिंदे उस पर टूट पड़े। उस पर इस कदर हौलनाक और शदीद तशद्दुद किया गया कि वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दोनों जल्लाद उसके सामने स्टूलों पर बैठे बीड़ियां पी रहे थे। अब उन्होंने पोशाली के जिस्म को बीड़ी से दागना शुरू कर दिया। पोशाली की चीखें निकल गईं, मगर तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। जब उनकी बीड़ियां अपने आप बुझ गईं तो एक बार फिर वो पोशाली पर टूट पड़े। तशद्दुद, दरिंदगी और बर्बरियत का ये सिलसिला देर तक जारी रहा। पोशाली बेहोश हो चुकी थी, मगर उस पर तशद्दुद जारी था। तवील बेहोशी के बाद जब पोशाली की आंख खुली तो उसका जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। फिर एक फौजी ने आकर उसे पानी पिलाया और जख्मों पर मरहम लगाकर चलता बना। पोशाली को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके साथ हमदर्दी नहीं की जा रही, बल्कि उसके जिस्म को तशद्दुद और अजियत के दूसरे मरहले के लिए तैयार किया जा रहा है।
12 घंटे गुजरने के बाद पोशाली पर तशद्दुद का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया। इस बार तो नए आदमी उसे अपनी बर्बरियत और दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए आए थे। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि पोशाली का जिस्म बेहिस नहीं हो गया। जब पोशाली का जिस्म अजियतों से छलनी हो गया तो वही कैप्टन एक बार फिर उसके पास आया और उससे पूछगिछ शुरू कर दी। पोशाली इतनी अजियत उठा चुकी थी कि अब हर किस्म का तशद्दुद उसे बखुशी कबूल था, मगर वो अपनी जबान नहीं खोल सकती थी। कैप्टन ने भी उससे ज़दोकोब किया। पोशाली दर्द से चीखती और बिलबिलाती रही, मगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रही कि मैं ईरानी सयाह हूँ और मुझे ईरानी सफ़ीर से मिलाया जाए। 4 दिन के बाद पोशाली को उसी कैद खाने में वापस ले जाया गया जहाँ वो पहले कैद थी। इस बार उसे कुछ नहीं कहा गया। आहिस्ता आहिस्ता पोशाली के जख्म भर गए। अब वो तशद्दुद के तीसरे मरहले की मुंतज़िर थी जो बकौल उसके किसी कदर अनोखी नौयत का था। एक रोज 2 फौजी तहखाने में आए। उनमें से एक ने अपने हाथ में छोटी ट्रे थाम रखी थी जिसमें एक सिरिंज पड़ी थी। आगे वाले फौजी ने हंसकर उसे मुखातिब किया, हमने तुम्हारे कुछ आदमियों को पकड़ लिया है, अब जल्द ही तुम भी उनके पास पहुंचा दी जाओगी। ये ताकत का इंजेक्शन है, इससे तुम्हें फायदा होगा। इंजेक्शन लगते ही उसे नींद आ गई और जब उसे होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसके बाजू और टांगे चमड़े के तस्मों से जकड़ दी गई थी। सर के ऐन ऊपर एक बुझी हुई सर्च लाइट लगी थी। पोशाली का सर चकरा रहा था और कानों में सीटियां सी बज रही थी। बीनाई भी थोड़ी थोड़ी देर बाद धुंधला सी जाती थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना बोझल सा सर घुमाकर दाएं बाएं देखा। ये किसी अस्पताल का कमरा लगता था। चंद लम्हों के बाद उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और 2 फौजी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने डॉक्टरों वाले लंबे सफेद कोट पहन रखे थे। वो पोशाली के सरहाने की जानिब दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उसके साथ ही सर्च लाइट को रोशन कर दिया गया। पोशाली ने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी सर्च लाइट की रोशनी और गर्मी बराबर महसूस होती रही। फिर उसके दाएं बाजू से कपड़ा हटाया गया। वो अपने बाजू को हरकत नहीं दे सकती थी। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा कि अब उसके साथ क्या हो रहा है, मगर बल्ब की तेज रोशनी में उसे कुछ नजर न आया। दूसरे ही लम्हे उसे एक और इंजेक्शन लगा दिया गया। पोशाली के जिस्म में जैसे पिघली हुई आग सरायत कर गई। वो तकलीफ से तड़पी और फिर उसे कोई होश न रहा। न जाने कब उसे होश आया। होश में आते ही उसे सबसे पहला एहसास ये हुआ कि वो हवा में उड़ रही है। उसका जिस्म हल्का हो गया था। उसे किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। दोनों फौजी पोशाली पर झुक गए और फिर पोशाली के कानों में बारी बारी आवाजें आने लगी। तुम लैला नहीं हो, तुम ईरानी नहीं हो, तुम्हें भारत में तकरीबकारी के लिए भेजा गया है, तुम लाहौर से आई हो, तुम लैला नहीं हो। पोशाली को यूं लगा जैसे वो इन आवाजों की लहरों पर तैरने लगी हो। उससे लाहौर याद आ गया। वो कहती है कि उस वक्त मुझे तुम्हारा यानी मेरा ख्याल भी आया। मेरी शक्ल उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पोशाली का कहना है कि मेरा नाम उसके होंठों पर आने ही लगा था कि उसने कोशिश करके अपने होंठ भींच लिए। उसने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेते हुए चिल्लाकर कहा, मैं ईरानी हूँ, मेरा नाम लैला है, मेरा नाम लैला ही है। पोशाली का हलक खुश्क हो गया, सर भारी होने लगा। पोशाली कहती है कि उसके फौरन बाद मैंने आवाज सुनी, आई विल शूट यू, लेकिन मुझे ये अपनी आवाज महसूस नहीं हुई थी। मैंने एक बार फिर कुव्वत इरादी यकजा करके अपने हवास को काबू में किया और दोबारा चीखी, मैं लैला हूँ, मैं ईरानी हूँ, मुझे ईरानी सफीर से मिलाओ। दाएं बाएं बैठे फौजी उसकी चीखों पुकार से बेनियाज मुसलसल सरगोशियां कर रहे थे। तुम लैला नहीं हो, तुम पाकिस्तानी जासूसा हो, तुम लाहौर की रहने वाली हो, तुम्हारे साथ ही दिल्ली में है, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये महज पोशाली की जबरदस्त कुव्वत इरादी थी जिसकी वजह से वो इस खतरनाक इंजेक्शन के असर से महफूज रही। उसे एक और इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन वो नीम बेहोशी के आलम में बड़बड़ाती रही, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ईरानी हूँ, मैं लैला हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। पोशाली के बकौल उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकल रही जो उसके या मेरे लिए संगीन हो सकती थी। पोशाली पर यह अमल मुसलसल 4 घंटे जारी रहा। उसके बाद जब उसे तीसरा इंजेक्शन दिया गया तो वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो उसी स्ट्रेचर पर जकड़ी हुई पड़ी थी। उसके सर पर लगी सर्च लाइट बुझ चुकी थी और फौजी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। उसका जिस्म लकड़ी की तरह सख्त हो रहा था और गर्दन में दर्द की टीसें उठ रही थी। भारी जूतों की आवाज के साथ ही दरवाजे से 2 आदमियों ने आते ही पोशाली की आंखों पर टेप चिपकाई और स्ट्रेचर को कमरे से निकाल कर ले गए। थोड़ी देर बाद टेप हटाने पर पोशाली ने देखा कि वो वापस अपने कैद खाने में आ गई थी। आहनी दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया गया था। कुछ देर वो होशो हवास में रहने की जंग लड़ती रही, लेकिन फिर उसकी आंखें शदीद कमजोरी और नकाहत के बायस अपने आप बंद हो गईं। उससे सर्दी महसूस होने लगी तो उसने बमुश्किल तमाम कंबल खींच कर ऊपर लिया और बेदम सी होकर पीछे गिर पड़ी। उसे बुखार हो गया था।
सारी रात वो बुखार में फूंकती रही। उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो हिज़ियान बक रही थी और बार बार समरकंद के किसी मोहल्ले का नाम ले रही थी। ये वो मोहल्ला था जहाँ वो पैदा हुई और खेल कूद कर जवान हुई थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। अगले रोज एक फौजी ने उसे बेहोशी में टीका लगाया और चला गया। 2 घंटे बाद पोशाली को होश आ गया, लेकिन वो हिलने जुलने के काबिल नहीं थी। शाम को कैप्टन कृष्णकांत ने आकर उसके हलक में एक बोतल से कोई दवाई टपकाई। वो शायद ब्रांडी थी, जिसकी वजह से पोशाली की तबीयत किसी हद तक बहाल हो गई, लेकिन वो अपनी जगह से फिर भी न उठ सकी। कैप्टन भी फौरन ही वापस चला गया। अगले दिन उसे खाने को दाल रोटी दी गई। पोशाली को सख्त भूख लग रही थी। उसका बुखार भी उतर गया था। दाल और रोटी देखकर उसने खाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन जब भूख ने बहुत तंग किया तो आधी रोटी खा ली। रोटी खाने से उसके जिस्म की कुछ तवानाई बहाल हो गई। वो आहिस्ता से उठी और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दोपहर और रात को भी उसे दाल और रोटी खाने को दी गई, जो वो जहर मार करती रही। अब उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी थी, मगर जिस्म अभी तक यूं दुख रहा था जैसे उसे किसी ने रुई की तरह धुनक दिया हो। वो सोने के लिए लेटी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद उसने राहदारी में से किसी के कदमों की आवाज सुनी। अब वो इन आवाजों की आदी हो गई थी। फौजी आते और उसे अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर चले जाते और वो लकड़ी के लठ की तरह पड़ी रहती। उस वक्त भी पोशाली ने आंखें खोलकर ये देखने की कोशिश न की कि कौन आ रहा है। सलाखों वाले दरवाजे का ताला खुला। दरवाजे की हल्की सी चरचराहट सुनाई दी और कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आकर रुक गया। फिर किसी ने जैसे सरगोशी में कहा, अस्सलाम वालेकुम। पोशाली ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसके पास ही खिलती हुई रंगत और छोटी छोटी बारीक मूंछों वाला एक नौजवान फौजी बैठा था, जिसके हाथ में सब्ज जुस्दान में कोई किताब लिपटी हुई थी। पोशाली को याद आने लगा कि उसने उस फौजी नौजवान को पहले भी देखा है। फिर उसे याद आ गया कि ये वही फौजी नौजवान है जो भारतीय डॉक्टर के साथ इंजेक्शन वाली ट्रे हाथ में लिए उसकी कोठरी में आया था। जब पोशाली पर तशद्दुद किया जा रहा था तो उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे दुख पहुंच रहा हो। उस नौजवान ने जुस्दान वाली किताब पोशाली की तरफ बढ़ा दी। बोला, मेरे हाथों में कुरान मजीद है। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अल्लाह के कलाम पाक के आगे झूठ नहीं बोलता। पोशाली ने महसूस किया कि वो आहिस्ता और धीमी आवाज में बोल रहा है। शायद वो नहीं चाहता कि दरवाजे पर मौजूद पहरेदार उसकी आवाज सुने, मगर पोशाली समझ गई थी कि अब भारतीयों ने ये नया हरबा इस्तेमाल किया है। कुरान पाक का सुनकर पोशाली एहतरामन उठकर बैठ गई। उसने कलाम पाक लेकर उसे चूमा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने कुरान उससे वापस ले लिया। बोला, मेरी बहन, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे मेरे अफसरों ने अल्लाह का कलाम पाक देकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि मैं वो राज मालूम कर सकूं जिन्हें उनका घिनौना तशद्दुद भी तुम्हारी जबान से नहीं निकलवा सका। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम ईरान की रहने वाली हो या पाकिस्तानी जासूसा हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुसलमान खातून हो और अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो। मैंने बेहोशी में भी तुम्हारी जबान से कलमा शरीफ का विर्द सुना है। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुसलमान किसी मसलहत के तहत झूठ बोल सकता है, मगर अल्लाह के कलाम के हुजूर वो झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। उसने जुस्दान को खोलकर कुरान शरीफ निकाला और पोशाली को दिखाते हुए बोला, ये मत समझना कि मैं तुम्हें कोई फरेब दे रहा हूँ। ये देखो, ये अल्लाह पाक का कलाम है। पोशाली ने दोबारा आंखें बंद कर ली। मुझे किसी पर कोई एतबार नहीं है। मैं अब भी यही समझती हूँ कि ये तुम लोगों की कोई चाल है, मगर मैं पाकिस्तानी जासूसा नहीं हूँ। मैं ईरानी हूँ और मेरा नाम लैला है। मुसलमान फौजी ने खामोशी से गर्दन घुमाकर दरवाजे पर मौजूद पहरेदार को देखा जो राहदारी में चहलकदमी कर रहा था। वो बोला, मेरी बहन, मैं तुमसे ये बात करके बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहा हूँ। मैं भारतीय फौज का कैप्टन हूँ। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मेरी बीवी, इकलौते बच्चे और माँ बाप की जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। मुझे एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा जहाँ अज़ियतनाक मौत ही मुझे निजात दिला सकेगी। इसके बावजूद मैं ये खतरा मोल ले रहा हूँ। पहरेदार टहलता हुआ सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर अंदर झांकने लगा तो मुसलमान कैप्टन ने लहजा बदल दिया। कहने लगा, तुम मुसलमान हो और मुसलमान कुरान शरीफ के सामने कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे दूसरे जासूस साथी दिल्ली में कहाँ पर हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हिफाजत से पाकिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। पहरेदार मुतमईन होकर आगे बढ़ा तो उसने साबिका जुमला फिर शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें झूठी और मकरू फरेब की बातें लग रही हैं, लेकिन वक्त आने पर बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपनी एक आफतज़दा मुसलमान बहन की मदद के लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे एक वादा जरूर करता हूँ
کہ اگر خدا نہ خواستہ میری اسکیم ناکام ہو گئی تو تم میرے افسروں کے سامنے کسی حالت میں بھی میرا ذکر نہیں کرو گی۔ بھارتی فوجی نے اس کے بعد پوشالی کو اپنا نام بتایا اور قرآن کی قسم کھا کر بولا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر رہوں گا۔ اس نے قرآن پاک کو دوبارہ جزدان میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل رات کسی وقت آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اس نے سرگوشی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر مسلمان فوجی نے پہرے دار کو کہا، بڑی چالاک عورت ہے لیکن ہم اس کی زبان کھلوا کر چھوڑیں گے، اور وہ راہداری میں غائب ہو گیا۔ پوشالی کافی دیر تک الٹے سیدھے خیالات میں غلطاں رہی، پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کی جسمانی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ جسم پر لگے ہوئے بیڑی کے زخم اب درد نہیں کر رہے تھے، آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی تھی، مگر اسے نقاہت ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ اسے روزمرہ کی طرح دال روٹی کھانے کو دی گئی جو اس نے کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لی۔ رات ہوئی تو سکھ فوجی کی جگہ ڈوگرا فوجی کوٹھری کے باہر پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ دن گزر گیا تھا مگر ابھی تک پوشالی سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ رات ہوئی تو اسے پھر مسلمان فوجی کا خیال آنے لگا، کیا واقعی وہ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آئے گا؟ مگر یہاں تو سخت پہرا ہے، وہ اسے کیسے نکال سکے گا؟ پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس پرانے قلعے کی تمام راہداریوں اور خفیہ راستوں کو جانتا ہوگا۔ وہ اس الجھن میں بھی مبتلا تھی کہ کیا وہ اس کے ساتھ چلی جائے، آخر جانے میں کیا حرج ہے؟ مگر یہ کیا ضروری تھا کہ وہ واقعی آ بھی جائے؟ وہ خاموشی سے لیٹی عجیب و غریب تانے بانے بنتی رہی۔ رات کے سناٹے میں صرف ڈوگرا گارڈ کے بھاری جوتوں کی آواز گونج رہی تھی اور پھر فوجی کے جوتوں کی آواز ایک پل کے لیے رک گئی۔ لاشعوری طور پر پوشالی نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈوگرا فوجی جھکا ہوا تھا۔ پوشالی کچھ نہ سمجھ سکی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوجی دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ پوشالی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فوراً ہی اسے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی، شاید کوئی اور فوجی کوٹھری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پوشالی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازے پر وہی فوجی نمودار ہوا جو کل رات قرآن پاک لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ پوشالی اپنی جگہ پر سمٹ سی گئی۔ فوجی اپنی وردی میں تھا مگر اس نے خلاف معمول ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس نے پہرے دار کی پیٹی سے چابیوں کا گچھا نکالا اور سلاخوں میں لگا ہوا تالا کھولتے ہوئے پوشالی کی طرف دیکھا۔ لیلا بہن باہر آ جاؤ۔ پوشالی جلدی سے اٹھی اور کھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ کیپٹن نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور چابیوں کا گچھا بے ہوش فوجی کی پیٹی میں لگا دیا۔ کیپٹن تیز تیز آگے چل دیا۔ پوشالی اس کے پیچھے تھی۔ اب راہداری تنگ اور اندھیری ہونے لگی تھی اور وہاں کوئی کوٹھریاں وغیرہ نہیں تھی۔ کیپٹن پوشالی کے بازو کو ایک ہاتھ سے تھام کر اسے تیز تیز چلا رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد راہداری میں ایک چھوٹا سا بند دروازہ نظر آیا۔ کیپٹن نے دروازے پر خاص انداز میں 3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ کیپٹن نے پوشالی کو باہر نکالا اور پھر خود بھی باہر آ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا مگر اس اندھیرے میں بھی اس نے ایک آدمی کی چمکیلی آنکھیں دیکھ لی تھی۔ اس کا باقی چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ نقاب پوش وہیں کھڑا رہا اور پوشالی کیپٹن کے ساتھ راہداری میں آگے چل دی۔ 15 قدم چلنے کے بعد ایک اور دروازہ آ گیا۔ جہاں پہنچ کر کیپٹن رک گیا۔ اس نے اندھیرے میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرا آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلتا قریب آ گیا۔ اس نے سرگوشی میں کیپٹن سے کہا، سب ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کیپٹن نے دروازے پر لگی سلاخ کھینچ کر ایک طرف رکھی اور دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ پوشالی کو تازہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ کیپٹن نے جھک کر پوشالی کو مخاطب کیا۔ سامنے لکڑی کا پل ہے جو قلعے کی خندق والی نہر پر بنا ہوا ہے۔ پل کے پار درختوں کے نیچے ایک موٹر رکشہ کھڑا ہوگا، وہ اپنا ہی رکشہ ہے۔ رکشے والا تمہیں جہاں لے جائے گا وہاں تم محفوظ رہو گی۔ میں کل شام تمہیں اس مسلمان رکشہ ڈرائیور کے گھر پر ملنے آؤں گا۔ اب دیر نہ کرو اور جاؤ۔ پوشالی جلدی سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہاں سے کسی دوسری طرف بھاگ جائے مگر اس کا دل نہ مانا۔ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمان کیپٹن جھوٹا نہیں ہے۔ درختوں کے پاس اسے رکشہ دکھائی دیا جس کا ڈرائیور چادر سے سر لپیٹے رکشے کے پاس ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ پوشالی کو دیکھتے ہی وہ اٹھا اور رکشے کا دروازہ کھول کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، جلدی سے اندر بیٹھ جاؤ۔ پوشالی کے بیٹھتے ہی رکشہ سٹارٹ ہو کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا اور نہ جانے کن کن سڑکوں پر سے ہوتا ہوا وہ ایک مضافاتی آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی رکشے کی رفتار ہلکی ہو گئی اور پھر وہ ایک جگہ رک گیا۔ ڈرائیور نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے پوشالی سے کہا، تم بائیں جانب کونے والے کوارٹر کے اندر چلی جاؤ۔ دروازے کی چٹخنی مت لگانا، میں رکشہ چھوڑ کر آتا ہوں۔ سامنے کوارٹروں کی لمبی قطار تھی۔ پوشالی کونے والے کوارٹر کی طرف چل دی جس کے آگے پتھر کی بھاری سل پڑی تھی۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ دروازے کے سامنے چھوٹا سا دالان تھا جس کے ایک جانب کچن اور باتھ روم بنا ہوا تھا۔ پوشالی نے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولا اور دیوار کے ساتھ پڑے پلنگ پر بیٹھ گئی۔
थोड़ी देर बाद रक्शे वाला भी आ गया। उसने आते ही पोशाली को मुखातिब किया, मेरा नाम खलील मियाँ है, बेहतर है कि तुम इस बारे में कोई गुफ्तगू न करो और सो जाओ। अंदर से कुंडी लगा देना, मैं दूसरी कोठरी में सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। वो बाहर गया तो पोशाली ने उठकर कुंडी लगा ली। उसे दूसरी कोठरी के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। पोशाली का जिस्म शिकस्तगी और थकान से चूर हो रहा था। पहली बार कले से निकलने के बाद उसे इत्मीनान का सांस नसीब हुआ तो नींद आनी शुरू हो गई। उसने पलंग पर लेटकर लिहाफ ऊपर कर लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद सो रही थी। जब आंख खुली तो कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दूर सड़क पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज भी आ रही थी। पोशाली खुद को पहले से ज्यादा हशाश बशाश महसूस कर रही थी। वो लिहाफ उठाकर बैठ गई और अपने बॉय कट सुनहरी बालों में हाथ फेर कर उन्हें जरा सा संवार कर कमरे का जायजा लिया। 2-3 संदूक, एक तपाई, एक कोने में पड़ी हुई एक बोरी, चौकोर मेज और पलंग के सिवा कुछ नहीं था। उसने उठकर बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। सहन में पड़ी चौकी पर एक पतला दुबला सांवले रंग का आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी उम्र 26-27 बरस से ज्यादा नहीं थी। बाल घुंघराले थे और कंधे पर एक नसवारी चादर थी। पोशाली समझ न सकी कि ये रात वाला रिक्शा ड्राइवर ही है या कोई दूसरा आदमी है। वो उसे आवाज भी नहीं दे सकती थी। पोशाली कुछ देर उसे दरवाजे की दर्ज में से देखती रही, फिर दबे पांव वापस पलंग पर आकर बैठ गई। चंद लम्हे गुजर गए, फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली ने कोई जवाब न दिया। तब बाहर से आवाज आई, बहन मैं तुम्हारा रिक्शे वाला भाई हूँ, दरवाजा खोलो। पोशाली ने आवाज पहचान कर दरवाजा खोल दिया। वो बोला, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम उठो तो तुम्हारे लिए चाय लाऊं। मैंने पहले भी 2 बार दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी थी। मैं चाय लाता हूँ, तुम उठकर मुंह हाथ धो लो। पोशाली गुस्ल खाने से मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आ गई। खलील मियाँ ने चौकोर मेज पर चाय की केतली, प्याली और मक्खन पहले से रख दिया था। वो भी वहीं मौजूद था। बहन जी तुम नाश्ता करो, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम अंदर से कोई खड़ाक वगैरह न करना, दोपहर को खाना लेकर आ जाऊंगा। नाश्ते के बाद पोशाली ने दरवाजा बंद किया और फिर सो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।